नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सीरीज। ठीक, यहाँ पे आपकी प्रीवियस ईयर 2018 से 2025 तक इस पैटर्न पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस सीरीज़ के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 10 है। ठीक, आज जो हम करने जा रहे हैं आपकी यूजीसी नेट जून 2024 के प्रश्न पत्र में जो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे पूछे गए प्रश्न थे उन्हें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारी क्लास आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित राज्यों में विधानसभा सीटों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है उसके आधार पे आपको इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, यहाँ पे आपको इस प्रश्न को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अवरोही क्रम में। ठीक, अवरोही क्रम में इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे राज्य हैं, फर्स्ट ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश एंड ई असम। अब इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आइए देखते हैं और उसके आधार पे हम अपना आंसर कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सीटों की संख्या है तो फर्स्ट आपका सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं विधानसभा की वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 403। देन उसके बाद आपका तमिलनाडु जहाँ पे 234 सीटें हैं, मध्य प्रदेश 230 सीटों वाला राज्य है, राजस्थान जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 200 है और असम जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। हाल ही में अभी 5 राज्यों में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शन हुआ है, जिनमें से 2 राज्य यहाँ पे हैं, तमिलनाडु और असम। ठीक, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल, केरल और पुडुचेरी में इलेक्शन हुए हैं। तो इन राज्यों में लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको सारे राज्यों में कितना प्रतिनिधित्व है याद होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ए बी डी सी ई। ठीक, ऑप्शन बी ए बी डी सी ई, क्योंकि हमें अरेंज करना है अवरोही क्रम में, ज़्यादा से कम के क्रम में। ठीक, सीटों की संख्या के आधार पे। तो सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403 और यहाँ आपको बता दी अगर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला और लोकसभा सीटों वाला राज्य भी है। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो है 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और विधानसभा सीटों की संख्या 403 और इस राज्य में विधान परिषद भी है जहाँ पे सीटों की संख्या है 100। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपका आज की क्लास का। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को पद संभालने के क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो टॉपिक है वो भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, यूनिट 7 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और हाल ही में दिसंबर 2025 के प्रश्न में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे हमें उपराष्ट्रपति दिए गए हैं आपके ए हैं बी एस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, के आर नारायण, एम हिदायतुल्ला, बी डी जैती एंड जी एस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। इन उपराष्ट्रपतियों को इनके कार्यकाल के आधार पे हमें अरेंज करना है पहले से बाद के क्रम में। तो फर्स्ट इनका हम देखेंगे ये किस कार्यकाल में भारत के उपराष्ट्रपति रहे, देन अपना आंसर। तो दोस्तों ये है उपराष्ट्रपति जो हमें प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। तो फर्स्ट होंगे आपके जी एस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि भारत के 4th नंबर के उपराष्ट्रपति हुए और इनका जो कार्यकाल था वो 1969 to 74 था। उसके बाद आपके हुए बी डी जैती जो कि 5th वाइस प्रेसिडेंट थे और इनका जो कार्यकाल था वो था 1974 to 79। इसके बाद आपके होंगे एम हिदायतुल्ला जो कि आपके 6 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हुए और इनका कार्यकाल था 1979 to 1984। एंड उसके बाद हुए आपके के आर नारायण 1992 से 1997 तक। ये थे आपके 9th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, 9th नंबर के आर नारायण। देन इसके बाद सबसे लास्ट में आपके भैरव सिंह शेखावत जो कि वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे और ये थे नंबर्स के आधार पे 11 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। तो हमें यहाँ पे चूँकि अरेंज करना है पहले से बाद के क्रम में, तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ई डी सी बी ए। ठीक, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई डी सी बी ए। फर्स्ट आपके गोपाल स्वरूप पाठक 4th नंबर के, बी डी जैती 5th वाइस प्रेसिडेंट, देन हिदायतुल्ला 6 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद के आर नारायण 9 और भैरव सिंह शेखावत 11 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हुए भारत के। इससे संबंधित हमने एक विशेष क्लास की है जहाँ पे हमने भारत के सारे उपराष्ट्रपति जो हैं आपके 1952 से अब तक सभी को डिटेल में किया है और कौन से उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया ये भी हमने वहाँ पे किया है।
और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्नों को भी वहाँ पे किया। तो आप हमारी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित क्लास देख सकते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स से जुड़ा हुआ वित्त आयोग के अध्यक्षों से। तो यहाँ हमें वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को विपरीत क्रम में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नए से पुराने में व्यवस्थित करना है। ठीक, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कार्यकाल के आधार पे। तो यहाँ पे आपके जो अध्यक्ष हैं के संथानम, एम खुसरो, महावीर त्यागी, एन के सिंह एंड वाई वी चौहान। ठीक, यहाँ पे ये है आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो आइए देखते हैं ये किस वर्ष किस आयोग के अध्यक्ष रहे और फिर हमारा आंसर। तो चूंकि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फर्स्ट होंगे आपके एन के सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और ये 2017 से 17 में ही गठित हुआ था। इन्होंने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी वो 2020 से 2026 की अवधि के लिए की थी। एम खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वाई वी चौहान 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। महावीर त्यागी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और के संथानम जो हुए वो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार जो हमारे यहाँ पे आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी DBECA। ठीक, आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी DBECA अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वर्तमान में जैसे कि आपका 16वां वित्त आयोग गठित हुआ था वर्ष 2023 में, उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन, वित्त आपके एन के सिंह, एम खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वाई वी चौहान 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, महावीर त्यागी 5वें और के संतानम दूसरे। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी आपके पहले वित्त आयोग के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके भारतीय संविधान और आर्टिकल से जुड़ा हुआ है कि इन प्रावधानों को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कब शामिल किया गया, उसे अरेंज करना है क्रम पे। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों प्रावधानों को विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा अंतः स्थापन के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, मतलब कि आपको इनको जिन संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया उसे पहले से बाद के क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आपके जो प्रावधान है वो हैं फर्स्ट शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता का अधिकार, पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि एंड सहकारी समितियों को आपके संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना। आइए देखते हैं ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए और फिर हमारा आंसर। चूँकि हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से बाद के क्रम में, तो सबसे फर्स्ट आएगा आपका ऑप्शन सी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक, जिसे आर्टिकल 43A राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया। कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ठीक, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किस आर्टिकल में, 43A में। देन राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार वर्ष 1986 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया और कहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21। देन उसके बाद है आपका ऑप्शन ई सहकारी समिति। अब सहकारी समितियों को 97 संवैधानिक संशोधन 2011 को द्वारा शामिल किया गया। कहाँ पे, भाग 9B एक भाग जोड़ा गया इसके माध्यम से और एक अनुच्छेद जो कि DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 43B। देन उसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो कि 124A में इस आर्टिकल का प्रावधान किया गया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 2014 के द्वारा, हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसे, NJAC एक्ट जो था इसे संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था 99, बाद में इसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जो कि न्यायालयों में जजों की नियुक्ति से संबंधित था। देन सबसे लास्ट में आपका पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम जो था 2019, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये कब आया था, वर्ष 2019 में। तो अब यहाँ पे इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी CAEBD। आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा B CAEBD। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 86 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कब लाया गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21A में शामिल किया गया।
सहकारी समितियों का प्रावधान भाग 9B में और 43B में किया गया आर्टिकल, ठीक, 97 संविधान 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग जिसे लाया तो गया था, बाद में असंवैधानिक घोषित किया गया, पर वो जो संविधान संशोधन था वो था 99 संविधान संशोधन 2014। और पहली अनुसूची में आपको लद्दाख को प्रविष्ट किया जाना यूटीज के रूप में वो किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है, समितियों से, परंतु ये वो समितियां नहीं है जिनके आधार पर पंचायती राज का गठन किया गया, ठीक, ये भिन्न है पर जुड़ी हुई हैं पंचायती राज से संबंधित। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुराने से नए के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही क्रम में। अब क्या क्या प्रावधान है? पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह, न्याय पंचायतों के अध्ययन टीम, पंचायती राज निर्वाचन संबंधी समिति, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की समिति और सामुदायिक विकास और पंचायती राज समिति। तो आइए देखते हैं हमारी व्याख्या। तो फर्स्ट यहाँ पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर विभिन्न अध्ययन दलों और समितियों का गठन किया गया। 1960 के दशक की शुरुआत में गठित इन विशिष्ट समितियों को वर्षवार क्रम निम्नलिखित है, ठीक। तो फर्स्ट है आपका इनका गठन वर्ष 1961 में किया गया एडी मिश्रा की अध्यक्षता में, जो आपकी वर्किंग ग्रुप ऑफ पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स है, ठीक। आपका ये पंचायत और सहकारी समितियों का कार्यभार, पंचायत और सहकारी समितियों का कार्य समूह जो है ये फर्स्ट आपका 1961 में गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? एसडी मिश्रा। देन उसके बाद आपका बी स्टडी टीम ऑन न्याय पंचायत, इसका गठन वर्ष 1962 में किया गया था, जीआर राजगोपाल की अध्यक्षता में। देन सी कमेटी ऑन पंचायती राज इलेक्शन से संबंधित गठित की गई थी 1965 में के संथानम की अध्यक्षता में, ठीक, किसकी अध्यक्षता में? के संथानम की। कमेटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर जो है इसका गठन किया गया था 1966 में जी रामचंद्रन की अध्यक्षता में। और सब तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ABCDE, ठीक। राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का आपका होगा ऑप्शन ABCDE। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कोई आपका यूनिट 7 भारतीय। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे बहुत से टॉपिक है जहाँ से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। आपने इस क्लास में भी अभी देखा होगा, हमने ज़्यादातर जो अभी प्रश्न किए हैं वो अभी तक 5 के अंतर्गत ज़्यादातर प्रश्न आपके भारतीय संविधान से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि इन्हें पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में लोकसभा अध्यक्षों को, ठीक। लोकसभा स्पीकर्स को, तो आपके स्पीकर्स हैं KS हेगड़े, हुक्म सिंह, डॉक्टर गुरुदयास सिंह ढिल्लन, नीलम संजीव रेड्डी एंड रवि रे। अब ये किस अवधि में लोकसभा के अध्यक्ष बने, आइए देखते हैं और फिर हमारा आंसर। तो दोस्तों ये है लोकसभा अध्यक्षों का कार्यकाल। फर्स्ट है आपके बी हुक्म सिंह, जो कि 1962 से 1967 तक तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह आपके 1962 से 1967 तक तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। देन उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 1969 चौथी लोकसभा के अध्यक्ष थे और यह इनका पहला कार्यकाल था, ठीक। डॉक्टर गुरुदयास सिंह ढिल्लन, जो कि 1969 से 75 तक चौथी और पाँचवीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। फिर KS हेगड़े 1977 से 1980 छठी लोकसभा के अध्यक्ष थे। और उसके बाद सबसे लास्ट आपका रवि रे, जो कि 1989 से 1991 नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष हुए। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन BDCAE, ठीक। BDCAE यहाँ पे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट फिर से रिवाइज कर लीजिए। हुक्म सिंह 1962 से 1963 तक तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 69, डॉक्टर गुरुदयास सिंह ढिल्लन 1969 to 75, KS हेगड़े 1977 to 1980 और रवि रे 1989 से 1991। और वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में ओम बिरला, ठीक। ओम बिरला वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और फिर से आपका वही यूनिट 7 भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित है और इन्हें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। भारत के निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, SY कुरैशी, TN शेषन, JM लिंगदो और VS संपत, ठीक। ये 5 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। इनके कार्यकाल पे हमें अरेंज करना है इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
तो फर्स्ट हुए टीएन सेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वे यहाँ पे फर्स्ट होंगे सी टीएन सेशन, जो कि वर्ष 1990 से 1996 1990 से 1996 तक 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। ठीक, 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे और इनके कार्यकाल में काफ़ी रिफॉर्म भी हुए। चुनाव सुधार की दिशा में बहुत बड़े प्रयास किए गए। देन उसके बाद जेएम लिंगदो 2001 से 2004 तक रहे 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त। एसवाई कुरैशी 2010 से 2012 तक 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वीएस संपत 2012 से 2015 की अवधि में 18वें मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। और फिर सुनील अरोड़ा 2018 से 2021 तक 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। तो फर्स्ट यहाँ पे इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डी बी ई ए। ठीक, फर्स्ट टीएन सेशन वर्ष 1990 से वर्ष 1996 तक, जेएम लिंगदो 2001 से 2004 तक, एसवाई कुरैशी 2010 से 2012 तक, वीएस संपत 2012 से 2015 तक और सुनील अरोड़ा 2018 से 2021 तक। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार। ठीक, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल सीरीज का आपका जून 2024 का। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इससे जुड़े हुए 10 प्रश्नों को किया था जो कि 2024 से ही संबंधित है। तो आपका लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो घटनाएं हैं हमारी कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाना, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, किस अधिनियम के द्वारा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम और पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम। ठीक, ये भी आपका टॉपिक देखिए ये यूनिट 8 का क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित टॉपिक है। तो आइए देखते हैं ये किस वर्ष अधिनियम पारित किए गए और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट है कोंकणी भाषा को। ठीक, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। और इसके साथ ही कोंकणी के साथ न केवल क्योंकि 3 भाषाएं शामिल की गई थी इस अधिनियम मतलब संशोधन के द्वारा, वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो तीनों भाषाएं याद रखिए क्योंकि यहाँ तो आपसे सिर्फ कोंकणी पूछा है। तो जो आपका 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 में हुआ, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं शामिल की गई थी। वो भाषाएं थी आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में हुआ, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया 2000 में। उसके बाद पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम, पांडिचेरी का जो था नाम परिवर्तन से संबंधित अधिनियम लाया गया 2006 में। इसके द्वारा पांडिचेरी का नाम बदल करके क्या किया गया? पुडुचेरी। और याद रखिएगा हाल ही में 2026 में केरल राज्य का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? केरलम। देन उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम वर्ष 2011 में आया, जिसके माध्यम से उड़ीसा को उड़ीसा के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। उसका हम जिसे अब उड़ीसा कहते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आया, जिसके माध्यम से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का एक नया राज्य बना, किससे अलग होकर के? आपके आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ABEDC के राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ABEDC। कोंकणी में आपको कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना। 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, पांडिचेरी राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 और आंध्र प्रदेश नाम पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि इसके माध्यम से एक अन्य राज्य बना इससे अलग होकर के 2014 में। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा राइट वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये हुई हमारी क्लास आज की। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे जून 2014 के, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दिसंबर 2023 के प्रश्न पत्र में क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे पूछे गए प्रश्नों को।